नमस्कार। सीटीईटी परीक्षा की तैयारी में हिंदी शिक्षा शास्त्र के कुछ बहुत ज़रूरी सिद्धांतों को समझने के लिए ये विश्लेषण तैयार किया गया है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, है ना, कि भाषा क्या वो अपने आप आ जाती है या फिर उसे सिखाना पड़ता है। देखिए, इसका जवाब ही आगे की हर बात की नींव है। सबसे पहले बात करते हैं भाषा अर्जन की। सोचिए, ये तो हवा में सांस लेने जैसा है। कोई बच्चा अपने घर में अपने आसपास के माहौल से अपनी पहली भाषा को बस सोख लेता है। उसे पता भी नहीं चलता कि वो सीख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है भाषा अधिगम। अब ये सांस लेना नहीं बल्कि तैरना सीखने जैसा है। यहाँ आपको बाकायदा कोशिश करनी पड़ती है, नियम समझने पड़ते हैं, क्लासरूम में मेहनत करनी पड़ती है। ये आम तौर पर तब होता है जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। तो देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक अवचेतन है, दूसरा सचेत। एक प्राकृतिक है, दूसरा नियमों पर आधारित। लेकिन सबसे बड़ा फर्क कहाँ से आता है? वो है माहौल से। एक अनौपचारिक घर जैसा और दूसरा औपचारिक यानी स्कूल जैसा। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी, पर असल क्लासरूम में इसका क्या मतलब है? शिक्षक इन आइडियाज का इस्तेमाल कैसे करते हैं? और सबसे जरूरी, सीटीईटी परीक्षा में इससे जुड़े सवाल कैसे आते हैं? चलिए दो सबसे अहम तरीकों पर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं आगमन विधि की। ये थोड़ी जासूसी वाली विधि है। यहाँ नियम पहले नहीं बताया जाता, पहले दिए जाते हैं सुराग, यानी कि ढेर सारे उदाहरण, और छात्र उन उदाहरणों में पैटर्न ढूंढकर खुद नियम तक पहुंचते हैं। और हाँ, परीक्षा के लिए ये बात गांठ बांध लीजिए, जब भी आगमन विधि का सवाल आए तो जवाब हमेशा उदाहरण के आसपास ही घूमेगा। सबसे ज्यादा जोर हमेशा उदाहरणों पर ही होता है, हमेशा। अब इसकी एकदम उल्टी है निगमन विधि। ये वही पारंपरिक तरीका है जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में व्याकरण पढ़ी है। इसमें पहले नियम बताया जाता है और फिर उस नियम को साबित करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? सीटीईटी के हिसाब से और असल में भी व्याकरण को अलग से रटाना काम नहीं करता। उसे हमेशा किसी कहानी, किसी बातचीत के संदर्भ में ही सिखाया जाना चाहिए। और जानते हैं, ये जो प्राकृतिक तरीके से सीखने पर जोर है ना, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी शिक्षा नीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। इसी सोच की बुनियाद पर कुठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, जो भारत जैसे देश के लिए, जहां इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, एक बहुत ही जरूरी कदम था। अब ये फॉर्मूला है क्या? बहुत सीधा सा है। पहली भाषा हमेशा बच्चे की अपनी भाषा होगी, यानी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी और अंग्रेजी या कोई और आधुनिक भारतीय भाषा सिखाई जाएगी। और परीक्षा में ये सवाल आता ही आता है। त्रिभाषा सूत्र के हिसाब से स्कूल में पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए? जवाब हमेशा एक ही होगा, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। सब ठीक है, सिखाने के तरीके भी समझ लिए, लेकिन एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि जो सिखाया जा रहा है वो बच्चे तक पहुंच भी रहा है या नहीं? बस यहीं पर मूल्यांकन की भूमिका आती है। लेकिन रुकिए, मूल्यांकन का मतलब नंबर या रैंक देना बिल्कुल नहीं है। नहीं, सीटीईटी का फ्रेमवर्क साफ कहता है, इसका मकसद है ये जानना कि बच्चे ने क्या सीखा और कहाँ उसे मुश्किल आ रही है। और इसका एक पूरा प्रोसेस है, 2 स्टेप्स का। सोचिए एक डॉक्टर की तरह। पहले निदानात्मक परीक्षण, मतलब बीमारी का पता लगाना कि असल में प्रॉब्लम है कहाँ, और फिर उपचारात्मक शिक्षण, यानी सही दवा देना ताकि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे जरूरी बात क्या है जिसे परीक्षा में लेकर जाना है? इसका सार क्या है? बस इतना याद रखना है कि आज का हिंदी शिक्षा शास्त्र रट्टा मारने के बिल्कुल खिलाफ है। इसका पूरा फोकस है भाषा को बच्चे की जिंदगी से जोड़ना, उसे सार्थक बनाना और ये समझना कि हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। और अंत में ये सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है, अगर हम भाषा का मूल्यांकन सिर्फ परीक्षा में नंबर लाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या हम सच में भाषा सिखा रहे हैं? क्योंकि असली मकसद तो बच्चों को अपनी बात कहने का आत्मविश्वास देना है ना।